बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर का सामना है। शहर कराची रोशनियों का शहर, जहां इस वक्त हालात तकरीबन नॉर्मल होते चले जा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी हो चुके, वहां एक अहम जगह पर कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्द दाखिल होते हैं। गोया अब पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दों से निपटने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, मुआशी बहरान का शिकार है। इसके साथ साथ दहशतगर्द दोबारा से सर उठा रहे हैं, जिसे हर हाल में ख़त्म करना इस वक्त रियासत के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए नहायत ही ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर माशी बहरान हल ना हुआ, अगर सियासी बहरान हल ना हुआ और दहशतगर्दी को हम ख़त्म ना कर सके, तो मुल्क के लिए शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज का प्रोग्राम हमने मुल्की मैशत और सियासी बहरान को कैसे इससे निपटा जा सकता है, इस पर रखा था। लेकिन शहर कराची, यकीनी बात है, वहाँ पे होने वाला ये बड़ा वाक़या भी तवज्जो का तलब है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। शहर कराची के हालात के हवाले से, कराची की सियासत और पूरे मुल्क की सियासत पर उनकी एक गहरी नज़र होती है। मज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं। मुल्की मैशत आज जिस सूरत हाल से दो चार है, हमें इससे निकलना कैसे है? मुश्किलात क्या आने वाले दिनों में बढ़ेंगी या कम हो सकती हैं? मौजूदा निगरान हुकूमतें पंजाब के अंदर, KPK के अंदर क्या हालात को बेहतर कर पाएंगी? और मुल्क के अंदर इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो क्या मैशत संभल पाएगी? ये भी आज का एक अहम मौजू है। मज़हर अब्बास साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। शहर कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, और फिर जिस तरीके से पहले से ये कहा जा रहा था कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? सिक्योरिटी ब्रीच समझते हैं, कोताही समझते हैं? इस किस्म के वाक़यात रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, एक जो ख़ास तौर पे पेशावर का जब वाक़या हुआ था, तो एक जनरल अलर्ट तो पूरे मुल्क में जारी हुआ था, और जनरल अलर्ट को नॉर्मली लेना बहुत संजीदा चाहिए, और उसको इसलिए भी संजीदा लेना चाहिए कि आपको पता नहीं है कि कौन सा टारगेट होगा। लेकिन कोई 1-1.5 हफ्ता पहले जो है कराची में एक सिक्योरिटी अलर्ट हुआ था, और वो स्पेसिफिकली पुलिस के हवाले से हुआ था, पुलिस हेड ऑफिस के हवाले से हुआ था। अब वो जो हेड ऑफिस है वो है II चौधरीगढ़ रोड पे। ये जो अटैक हुआ है, ये बीच शाह फैसल पे पुलिस लाइंस हैं। अब ये जो पुलिस लाइंस हैं, यहाँ बहुत से पुलिस अफसरान की रिहाइश भी मौजूद है उसमें, और जो जिस साइड से दहशतगर्द आए हैं वो शायद वो साइड वही है। तो वो पहले पुलिस हेड ऑफिस में दाखिल हुए और फिर पुलिस लाइन में। तो अभी तो ज़ाहिर है क्लियर सिचुएशन किस हद तक पूरी क्लियर होगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई कि ये जो जगह है, ये मेन आर्टरी है कराची की, शाहराह फैसल, और जो भी मेन VVIP की मूवमेंट होती है वो इसी सड़क पे से होती है। और अभी तो PSL के मैचेस, शुक्र है आज PSL का मैच नहीं था कोई, वरना तो टीमें आती जाती इसी सड़क से हैं। तो इसलिए बड़ा स्पेसिफिक टारगेट उन्होंने चुना उसकी, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कि आम तौर पे हुआ ये है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, कामयाबी बहुत हुई, लेकिन हम रिलैक्स कर गए। और जब आप रिलैक्स करते हैं तो फिर वही टाइम होता है उनके पास कि वो रीग्रुप होते हैं, और रीग्रुप होके वो टारगेट करते हैं। अब चूंकि आपकी रिलैक्स होने के साथ साथ मज़हर अब्बास साहब, अगर हम देखें कि जो सिक्योरिटी ब्रीच जब होती है तो उसके खिलाफ जो जिम्मेदारान होते हैं, कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती, हमेशा से वो बच जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर इस किस्म के वाक़यात फिर दोबारा से जो है वो जन्म लेते हैं। अगर हम लाहौर में भी बात करें, श्रीलंकन टीम का वाक़या हो, दीगर बड़े वाक़यात हों, जो मुल्ज़मान उसमें तहकीकात के नतीजे में सामने आते हैं, उनके खिलाफ कोई प्रॉपर कार्रवाई भी हम नहीं देखते। इसलिए नहीं होती मलिक साहब कि क्या हम सही मुल्ज़मान की निशानदेही करते हैं, क्या हम सही मुल्ज़मान को गिरफ्तार करते हैं। दूसरा ये कि जो कराची की स्पेसिफिक है, कराची इकोनॉमिक हब ज़रूर है, लेकिन कराची का एक बड़ा मसला ये है कि कराची में कोई 8,000 की आबादियाँ हैं, जिसमें कोई 60 से 70 लाख लोग रहते हैं। अब ये भी स्पेसिफिक अगर ये इलाका देखें जहाँ ये अटैक हुआ है, इसके साथ ही लाइन्स एरिया है, और ज़्यादा इम्कान इसी का है कि ये आए उसी साइड से हैं ये लोग। अब ये जो जगह इतनी कंजस्टेड हो गई है कराची शहर, आप सोराब रोड चले जाएं, सोराब रोड में हमने एक
सैलाब इमारतों का जो है वो है। और वहाँ भी अभी मैंने वहाँ से तय किया था कि वहाँ भी जो बहुत से लोग हैं उनको ये शिकायत हुई है कि जी हमें दोबारा पर्चियाँ भत्ते की मिलनी शुरू हो गई हैं। तो कराची बड़ी इस तरह का शहर है, हालांकि इतना इकोनॉमिक हब होने के बावजूद हमने उन चीज़ों को ना टारगेट किया कि ये जगहें ऐसी हैं कि जहां हमें जिन जगहों का हमें ज़्यादा सिक्योर करना है, और ना हमने उस चीज़ को टारगेट किया कि ये जो कच्ची आबादियां हैं जहां से आमतौर पे कहा यह जाता है, वैसे तो पॉश एरियाज में भी स्लीपर सेल्स हैं, तो ये जितने मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं कराची में या ओवरऑल, इनके स्लीपर जो सेल हैं वो आज भी मौजूद हैं। अब अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बढ़ती है तो ऑलरेडी आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो गया है। अगर सिक्योरिटी मेल्टडाउन भी हो जाता है तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब, जहां दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी के वाकयात हों, वहां की मैशत संभल सकती है? हमारी मैशत तो पहले ही जिस कदर जो है बहरान का शिकार है, इन हालात में इस किस्म के वाकयात कितना अफेक्ट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि 9/11 के बाद जो हमने सबक सीखा था वो ये था कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उससे कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता। लेकिन आप सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करें और साथ में हुकूमत अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी कौम के साथ इक्तिसादी दहशतगर्दी करें तो मेरे ख्याल से ये मामला बहुत संगीन हो जाएगा। क्योंकि अभी जो भी इक़दाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं वो इक्तिसादी दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आते हैं, आइन से मुतसादिम हैं, आइन की मुताबिक शिकों से मुतसादिम हैं। और दूसरी तरफ ये फैसला पहले ही किया जा चुका था कौमी सलामती कमेटी में आने से पहले कि हमने ताकत का इस्तेमाल करना है। अब आलमी जो क़ुव्वतें हैं, इस्तेमारी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान में ये बहरान लाने के बाद डू मोर का एक और जवाब पैदा कर रही हैं, ताकि जो पाकिस्तानी तालिबान या दूसरे लोग हैं उनकी आड़ में पाकिस्तान से ये कहा जा सके कि जनाब ये लोग कभी पाकिस्तान से बाहर भी दहशतगर्दी कर सकते हैं, भारत में खुद कराई जा सकती है दहशतगर्दी। तो हमें इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि लोगों के दिलो दिमाग भी साथ में जीते, ताकतवर तबकों को मराद दे के अवाम को कुचलना और उसके लिए ये कहना कि साहब ये IMF की शराइत है, जो कि सफ़ेद झूठ है, धोखा है कि इस वक्त जो कुछ ये कर रहे हैं इसको IMF की शराइत का नाम देना और कहना जी हम तो बेबस हैं, ये वो सोच है जिसको मेरे ख्याल से तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कतई IMF की शराइत नहीं है, कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है, माजी की तरह रब भी। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये जो थी कि अगर, लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये मिनी बजट लाने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, मिनी बजट लाने की ज़रूरत इसलिए थी कि एक मनसूबा बंदी के तहत 28 फरवरी को जब मुआहदा तोड़ा गया तो इमरान खान साहब ने, तो मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि 5 हफ्ते के अंदर स्टेट बैंक के मुताबिक 5 हफ्तों के अंदर $5.5 अरब के आपके रिजर्व्स गिर गए। ये कोई मामूली रकम नहीं है, $5.5 अरब, वो 30% ऑफ टोटल रिजर्व्स। तो जब रुपए की कदर गिरी तो उसके साथ रुपए की कदर गिरी रिजर्व गिरने से। फिर जब ये हुकूमत आई तो इसके ज़माने में खुलेआम, मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा कि सट्टेबाजी भी हो रही है, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, स्मगलिंग अफगानिस्तान में हो रही है, हुंडी हवाले का कारोबार रूस पे था, सबने खूब दौलत लूटी। तो रिजर्व्स आपके गिर के अब आ गए $3.2 बिलियन और आप जो है ना LCR खोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो अब ये कौम को बता दिया गया कि जी इस वक्त अगर IMF से पैसे नहीं ले तो जो पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत दिवालिया का नारा तो लगा रही थी, वो खतरा बढ़ सकता है। पहले तो झूठ था, अब ये खतरा बढ़ सकता है। अब कौम को ये बताया गया कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम IMF के पास जाएं। मनसूबा बंदी के तहत हुआ है और इसमें है वो ताकतवर तबकों को मराद दी गई है और उसको लिए अपनाया गया। अगर ताकतवर तबकों को मराद देने के लिए कानून तोड़ना पड़े बार बार तोड़ें, और अगर नई कानून साजी करनी पड़े तो बार बार करें। और ये जो कीमती मानियाती पेट्रोल की कीमतें या गैस की कीमतें, इसमें बार बार कानून को तोड़ा गया है, नई कानून साजी की गई है। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, ये जो बैरूनी अशराफिया के साथ गठजोड़ है, क्योंकि बैरूनी अशराफिया को आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि आप इंतजार में रहने के लिए सिर्फ IMF का पैसा नहीं चाहिए, आलमी बैंक का, बल्कि अमेरिका की सपोर्ट भी चाहिए। और अमेरिका हमें गैर मुस्तहकम करके अब डू मोर की तरफ ले जा रहा है, वो बड़ा खतरनाक होगा। मुझे खतरा ये कि हिंदुस्तान में अगर दहशतगर्दी की वारदातें खुद करा दी तो उसका मलबा हमारे ऊपर डाला जाएगा, जैसे माजी में होता रहा। ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टार्शन है, एक ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़हर अब्बास साहब के सामने भी यही सवालात रखेंगे कि सियासी बहरान हल होने का नाम नहीं लेता। मुल्क के अंदर इशराफिया जो है वो अपनी मर्ज़ी के बजट ले आती है, अपनी मर्ज़ी के टैक्स लगाती है, और जो सारी सियासी जमातें कहती रही कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स लगाया ना जा सका। आज सियासी बहरान इस कदर बढ़ चुका है, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी कर रही हैं, लोगों की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, कानून को कोई मानने को तैयार नहीं है। तो फिर इन हालात में मुल्क के हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मज़हर अब्बास साहब, 3-4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो यह है कि इमरान खान साहब 5 रोज़ बाद जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने वाले हैं। दूसरा, ऑडियो लीक चौधरी परवेज इलाही साहब की मुबैना तौर पर जो सामने आई, सारी सियासी जमातें, हुकूमत भी कह रही है, वकला कह रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले। इस किस्म की ऑडियोज माजी में भी आती रहीं। आपको लगता है पूरा सियासी निज़ाम इस वक्त काम कर रहा है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन ना कोई अवाम के लिए कोई मनसूबाबंदी है, ना इलेक्शन की कोई तारीख है, सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं। देखिए मलिक साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रेक डाउन तो हो चुका है, आपके सिस्टम का ब्रेक डाउन तो इकोनॉमिकली ले लें, पॉलिटिकली ले लें, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, नहीं, वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। और ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन पाकिस्तान में पैसे लेकर आएगा? आपको शाहिद साहब ज़्यादा ज़ाहिर जो है वो इस मामले में उस्ताद हैं। ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली सूरत हाल से इस वक्त आप दो चार हैं। ऐसे में ये जो सिचुएशन, ये जो तूफान दोबारा खड़ा हुआ है, ये तूफान तो सब कुछ बहा ले जाएगा आपको, अगर ये तूफान नहीं रोका गया। क्योंकि फिर आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसी वक्त शुरू होती है ना जब आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो। लेकिन ये कि जो मुज़ाकरात वाली बात है और अटैक वाली बात है कि उनको ख़त्म करना है, ये क्लैरिटी अफ़गानिस्तान के बारे में मेरा तो ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि पिछले 40 साल में हमारी अफ़गान पॉलिसी, हमारी दोनों वॉर की पॉलिसीज़ में बेइंतहा फ्लॉ है, जिसकी कीमत पाकिस्तान के लोगों को अदा करनी पड़ी है। पहली अफ़गान वॉर भी उठा लें और दूसरी अफ़गान वॉर भी उठा लें। और ये भी बिल्कुल आप, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का जो शहर कराची है, जो इकोनॉमिक हब है, इसको हमने कभी इकोनॉमिक हब बनाने की कोशिश ही नहीं की। हमें ये इस शहर को जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, इस शहर को जितना मजबूत माशी तौर पे बनाना चाहिए था, जो शहर जो है पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, 70-75% रेवेन्यू देता है, उस शहर को हमने शहर ही नहीं बनाया। हमने उस शहर को जो है एक जो है वो गढ़ बना दिया कि जहां लोग आते हैं, पैसा कमा के निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे में आप कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे? अब मुझे नहीं पता कि जेल भरो तहरीक के खदोखाल क्या हैं, किस अंदाज में वो तहरीक चलेगी, लेकिन ये जो पॉलिटिकल टेंशन है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये अगर कम नहीं हुई तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो चीज़ें बहुत कॉन्फ्रंटेशन जो है इमिनेंट नज़र आती है। ज़ाहिर है जेल भरो तहरीक में आप शाराया जो है मुख्तलिफ, अगर पूरे मुल्क में एक साथ शुरू करते हैं तो क्योटिक सिचुएशन बनेगी, क्योस होगा। हुकूमत की जो जिस तरह की एटीट्यूड्स हैं उसमें जो है वो काउंटर जब अटैक होगा, काउंटर अटैक करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, टेयर गैसिंग होगी, फायरिंग होगी, इस तरह के वाक़यात होंगे। और उसी के बीच में खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या हो गया तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल ज़ाहिर है जो हमारे दुश्मन हैं वो ज़रूर ताक लगाए बैठते हैं, लेकिन हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं बैरूनी ताकत, बैरूनी हाथ की बातें हम सब करते हैं, वो बात की बातें मेरे नुक्ते नज़र से, क्या हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की? क्या हमने पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी? क्या हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी? जब आप नहीं देंगे तो आपका दुश्मन इससे फायदा उठाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, मज़हर साहब ने बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि हम गैरों से गिला क्या करें, हम अपने आप को तो सुधार नहीं सके। ठीक है, गैर मुल्की मुदाखलत होगी, लेकिन हम ना मैशत बेहतर कर पाए हैं, ना सियासी माहौल बेहतर कर पाए हैं, ना जो सियासी बेचैनी है इस पे हुकूमत और अपोजिशन संजीदा दिखाई देती है। मैं ये समझता हूँ कि मज़हर अब्बास साहब ने जो बात कही है वो 100% सही है, लेकिन मैं इसमें इजाफा करूँगा कि मुझे ऐसा नज़र आता है
कि एक गठजोड़ है मुल्की अशराफिया का और बैरूनी अशराफिया का। बैरूनी अशराफिया के जो मकासद हैं वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने हैं, IMF के थ्रू पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है, और मुल्की अशराफिया जो है उसका मकसद ये है कि ताकतवर तबकों को मराद दें और वो हुकूमत को इख्तिदार में रखें। और हुकूमत को उनको मराद देने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो बैरून अशराफिया के साथ गठजोड़ करके IMF और आलमी बैंक से कर्जे लेके, ये एक नापाक गठजोड़ है जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिसी वजह से दहशतगर्दी की वारदातें जो हैं संगीन इसलिए हुई हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान में, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि 9/11 के बाद बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबक था कि ताकत का इस्तेमाल दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए सिर्फ नाकाफी है। अगर हुकूमतें बार बार कानून तोड़कर नए कानून साजी करके अपनी अवाम और अपनी मईशत के साथ इक्तिसादी दहशतगर्दी करेंगी तो फिर दहशतगर्दी को भी फरोग होगा। तो ये एक मजबूत हिकमत अमली नजर आ रही है। और हमारे सियासतदान जब मईशत तबाह हो रही थी, हुकूमत कहती है हम पैसे कहां से लेके आए इस वक्त मुल्क के मामला चलाने के लिए? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, हुकूमत के पास 43 लाख आदमियों की एक फहरिस्त है जो पहले बात कर रहे थे कि शाये की जाएगी। वो 43 लाख आदमी वो हैं जो इंतहाई मालदार हैं, जिनके असासे पाकिस्तान में हैं, वो चोरी के हैं। उन असासों की पूरी डिटेल्स हुकूमत के पास मौजूद है और कानून मौजूद है कि कोर्ट में जाए बगैर उनसे रिकवरी की जा सकती है। लेकिन ताकतवर तबकों के मुफाद के लिए उनसे इनहराफ किया जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है और नई कानून साजी करके ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो आइन के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर ज़िमनी बजट आइन के खिलाफ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 43 लाख आदमी जो हैं, जिनसे कोई 1100 अरब रुपए चंद महीने मिल सकता है, वो उनके साथ इतनी मोहब्बत क्यों है? पहला सवाल तो ये है। दूसरे कि FBR के चेयरमैन ने ये अभी कहा था कुछ अरसे पहले कि हमारी जो हम वसूली करते हैं जो होनी चाहिए उसमें 3000 अरब रुपए का गैप है, लेकिन ये गैप बढ़ता क्यों जा रहा है? टैक्स GDP जो है उसका तनासुब गिर रहा है, गिरता चला जा रहा है, पिछले बरसों में भी गिरा है। तो टैक्स चोरी बढ़ी है, काले धन का हजम बढ़ा है, ताकतवर तबकों को मराद बढ़ी है। तो ये एक मजबूत हिकमत अमली के तहत ये सब किया जा रहा है। दहशतगर्दी, इक़्तिसादी दहशतगर्दी, मईशत को तबाह और पाकिस्तान को ऐसी हालत में ले जाएं कि बाद में अगर हम कोशिश भी करें तो बगैर कुछ कुर्बानी दिए, जौहरी प्रोग्राम या कोई और बड़ी कुर्बानी दिए, हम फिर उससे निकल नहीं सकेंगे। तो आज ये वक्त है कि ये कौम फैसला करे कि अभी तो IMF के साथ जो मामला तय किए हैं, मैं इनको IMF की शराइत नहीं मानता, ये झूठ है, लेकिन उस पर अमल ले ले पैसा। उसके बाद अगर आज जो है दोबारा एक हलफनामा कानून साजी नहीं करते कि जुलाई के बाद जब हमारा IMF का प्रोग्राम नहीं होगा, हम उससे निकलने के लिए हिकमत अमली पर अमल दरामद नहीं करके कानून साजी नहीं करते, तो फिर ये तबाही जो है ना वो दहशतगर्दी से ज्यादा मुझे खौफ यहाँ का है। जी अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा? और चौधरी परवेज इलाही साहब की जो ऑडियो लीक है, मुबीन ऑडियो लीक है, वो किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचेगी? क्योंकि अब लोगों का कानून पर एतबार उठता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जहां तक इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी हमें गुज़श्ता 10 महीनों से नजर आ रही है वो ये है कि वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू को बरकरार रखना चाहते हैं, वो खुद को खबर में जिंदा रखना चाहते हैं, वो लोगों में अपनी सियासी जो शनाख्त है, साख से ज्यादा शनाख्त, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि शायद उनकी पॉलिटिकल एंटिटी खत्म हो गई है। और देखिए, कोई भी सियासतदान वो जब इक़्तिदार से बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं कि वो को अपने ऊपर ढक्कन रख के छुप के बैठ जाता है। आप PDM को देख लें, ऑपोजिशन में थी, उन्होंने भरपूर अपना हल्ला गुल्ला मचाया, एक धमा चौकड़ी मचा रखी थी उन्होंने, एक प्लेटफॉर्म बनाया PDM के नाम पर, उसके ऊपर जलसे किए, पार्टीज ने अपने अपने अलहदा जलसे किए, मौलाना ने अलहदा लॉन्ग मार्च किया, बिलावल ने अलहदा लॉन्ग मार्च किया। क्यों? क्योंकि अपनी साख को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखना था। आज इमरान खान भी वही कर रहे हैं, उन्होंने भी 2 दफा लॉन्ग मार्च निकाला, उन्होंने जलसे किए 50-60 के करीब। इसी तरह एक स्ट्रेटेजी से वो निकल रहे हैं, अब अगली स्ट्रेटेजी में चले गए। अब इसकी कामयाबी का जहां तक ताल्लुक है तो मुझे ये कामयाब होती नजर नहीं आ रही जेल भरो तहरीक, क्योंकि पहली शर्त तो ये कि आपको लगता है जेल में जाने के लिए लोग कम तैयार होंगे? जी। देखिए, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो भी डिस्कस हो रही थी, मदर साहब भी कर रहे थे और डॉक्टर साहब भी, इस माशी सूरत हाल में जो तनख्वाहदार आती हैं, जो दिहाड़ीदार आती हैं, उसकी मोहब्बत इमरान खान से अपनी जगह हो सकती है, लेकिन वो खुद को कैसे जाके किसी जेल में या काल कोठरी में बंद कर देगा फॉर इंडेफिनिट पीरियड। सेकेंडली ये कि जेल भरो तहरीक से पहले आप कोई जुर्म सरजद करेंगे तो आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी।
ऐसा तो नहीं है कि अभी हम उठे और हम चले जाएं किसी पुलिस स्टेशन में और एसएचओ को कहें कि हमें पकड़ो, हमें जेल में डाल दो। भाई ऐसे तो नहीं किसी को जेल में डाला जाता। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब वो क्या जुर्म करते हैं, वो क्या पहिया जाम हड़ताल करते हैं, शटर डाउन हड़ताल करते हैं, सड़कों को बंद करते हैं कि पुलिस मजबूर हो उनको गिरफ्तार करने में या उनके लोगों को गिरफ्तार करने में। तो ये भी बड़ा दिलचस्प मरला होगा कि वो इसको मुमकिन कैसे बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि उनके लोग सड़क पर आके बैठ जाए और कि ये जी हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं, हमें गिरफ्तार कर लो। भाई वो तो कोई गिरफ्तार आपको नहीं करेगा। और क्या इमरान खान खुद बिल्कुल ठीक है, ये नई मुबीना ऑडियो लीक क्या रंग दिखाएगी अमीर बास साहब? उसकी तो देखें, इस हुकूमत ने ऑडियो लीक की तो उसका भरम ही इन्होंने खराब कर दिया है। यानी किसी भी एक मौजूद मुल्क में इस किस्म की ऑडियो लीक सामने आए, ये हुकूमतें टॉपल हो सकती हैं सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में, लेकिन इन्होंने इतनी ऑडियोज निकाल दी कि अब उसको कोई सीरियस नहीं लेता। अगरचे वो सीरियस लेने वाली चीजें हैं, लेकिन इन्होंने उसकी हैसियत ही खत्म करके रख दी है। अब ये बहरहाल एक सीरियस कॉल है और इसको अगर आप मिलाकर देखें, आज ही जो मरहूम जस्टिस कयूम साहब, उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ और वो बड़ी सीरियस थी। इसी तरह से अगर एक पॉलिटिशियन एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज के बारे में ये बात कर रहा है या वो तासुर दे रहा है कि उनके साथ कोई मामलात हो चुके हैं, तो ये बड़ा सीरियस चार्ज है, इसको मामूली नोयत का तो नहीं लिया जा सकता। लेकिन चूंकि इन्होंने इतनी ऑडियोज लीक की है गुज़श्ता 8-10 महीने के अंदर कि अब लोग बाय नहीं कर पा रहे। ये मेरी आपकी या कोई एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तो बन रही है, लेकिन क्या इसका कोई अवाम के ऊपर असर हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आकर इसी पे बात करेंगे कि ऑडियो लीक्स हों, अदालत में इमरान खान साहब की पेशी का मामला हो या हुक्मरानों के खिलाफ फैसले हों, कोई फैसला मानने को तैयार नहीं है। क्या गरीब आदमी ही फैसले मानकर जेल जाएगा, जुर्माने अदा करेगा या सजा भुगतेगा, या अशराफिया भी कानून के कटहरे में खड़ी हो सकती है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि कोई अवाम के लिए अच्छी खबर भी है मुस्तकबिल करीब में? हुकूमत ये कह तो रही है कि बजट के बाद कुछ बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, मईशत के हवाले से महंगाई कम हो सकती है, डॉलर की कीमत नीचे आ सकेगी। इतने टैक्सेस लगाने के बाद क्या मईशत को सहारा मिलेगा? पहले मैं आपसे एक बात ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 25.3% है। भारत में जो है वो 7% है, बांग्लादेश में 9% है। लेकिन पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो उनसे 1/3 है इन दोनों मुल्कों से। यानी महंगाई 3 गुना और शरह नमू 33%। तो कौम को तो ये सोचना चाहिए, हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, मीडिया को तो ये डिस्कस करना चाहिए कि ये जो सूरत हाल आई है उस पर बात करने के बजाय हम बहुत से ऐसे मसाइल में घिर गए। जैसे अभी अमीर अब्बास साहब कोर्ट्स की बात कर रहे थे, एक जुमला मुझे इजाजत दे दें। मुनीर ने जो फैसला दिया था लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत आज़ादी के चंद बरस बाद, उसका भूत आज तक हमारी अदालतों में उसके साथ है। और फैसले का चूंकि लॉ ऑफ नेसेसिटी है तो उनका एतबार और अवाम की सपोर्ट खत्म हो गई। अब मसला जो इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम चाहते क्या हैं। एक तो ये सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब ये दे दूं कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा IMF की किस्त मिलने के बाद, दोस्त ममालिक से भी पैसे मिलेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से भी मिलेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिलेंगे। तो जो बहरान की कैफियत है मईशत में और जो पाकिस्तान के दुश्मन कह रहे डिफॉल्ट करने वाला है, वो नारा दम तोड़ जाएगा। लेकिन गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी 32 से 33%, बेरोजगारी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, अफलास बढ़ेगी, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा और मईशत की शरह नमू मजीद सुस्त होगी। और इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि अगली हुकूमत दोबारा IMF के पास जाए, इससे ज्यादा जिल्लत आमेज और कड़ी शराइत के साथ दोबारा IMF के पास कर्जा ले। कौम की मैंने भारत बांग्लादेश की मिसाल दी, एक जुमले की इजाजत दे दें कि भारत आखिरी दफे 1991 में IMF के पास गया, उसकी मईशत तबाह बर्बाद थी, उसने स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, फिर 32 साल हो गए वो आज तक IMF के पास नहीं गया और 2005 से दुनिया कह रही कि उसकी मिसाल है दुनिया में। बांग्लादेश जो है 2011 के बाद अब गया है और हम पिछले चंद वर्षों में 12 दफे गए हैं। तो ये वाजे नहीं है कि जो खराबियां हैं वो ये है कि ताकतवर तबकों को नवाज रहे हैं, बैरूनी इशारे पर माशी पॉलिसियां बना रहे हैं, अवाम को कुचल रहे हैं, इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गिरती हुई दीवार को एक और धक्का दें। भाई आपकी मईशत तबाह है, आप हुकूमत से ये कहें कि 2 हफ्ते के लिए मैंने एहतजाज मुलतवी कर दिया, आइए हम बैठते हैं मईशत को बुहरान से निकालने के लिए। हमारी तीनों पार्टियों के जो मुश्तरका नुकात हैं टैक्सों के सिलसिले में, तवानाई के सिलसिले में, जो तीनों मुत्तफिक हैं,
उन पर अमल दरामद के लिए कानून साजी कर लेते हैं, और जब ये कानून साजी हो जाए तो फिर हमारा आपका दुश्मनी का खेल शुरू। इसके बजाय वो दुनिया से ये कह रहे हैं कि खबरदार इस मुल्क में सरमायाकारी करी, यहाँ तो हालात खराब होने वाले हैं, खबरदार जो इसमें डिस्टेबलाइज होने वाला है, ये तो डिफॉल्ट करने वाला है। तो आप इख्तिदार के लिए रियासत को अगर दाव पे लगा रहे हैं, इमरान खान साहब हो या दूसरी पार्टी हो या ये ज़िमनी बजट बनाने वाले हों, ये दानिस्ता अशराफिया को नवाजने के लिए झूठ बोलकर अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। अब एक तरफ तो इन्होंने खुद यह भी कह दिया, मैं आपसे बता दूं, कि जो हमने पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए हैं उसकी वजह यह है कि रुपए की कदर गिरी है। ये नहीं कह रहे, आईएमएफ ने कहा है। और बाकी शराइत भी जो है ना, देखिए मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं, आईएमएफ की शर्त ये कह रहे हैं, आईएमएफ ने तो ये कहा था कि जी आप आमदनी पे टैक्स लगाएं। हमने कहा जी आमदनी पे नहीं लगाते, हम अशिया पे लगाते हैं। अशिया का मतलब ये होता है कि फुटपाथ पे जो आदमी पड़ा है वो भी 18% जीएसटी दे, और जो अरबपति लोग हैं जो दौलत लूट रहे हैं, कौमी साधे, आमदनी पे टैक्स नहीं लगाते। हालांकि इनके मंशूर में, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, सब में ये लिखा है हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे, वो तैयार नहीं है। तो अशिया पर टैक्स लगाना ये मैं समझता हूँ कि मुजरमाना फेल है, इसलिए कि इससे 22 करोड़ अवाम कुचले जा रहे हैं। और अगर आप आमदनी पे लगाते तो आमदनी पे लगाने से ये होता है कि आपको फौरन ये फायदा हो जाता कि जो ताकतवर तबके वो टैक्स देते, जीएसटी कम हो जाता, तो महंगाई आती 5 से 6% पर। ये वो खेल हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो सलामती के साथ, मईशत के साथ, और 23 करोड़ अवाम के साथ, और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को खतरा देके अपने इख्तिदार को तूल देने। उसका आखिरी सबूत मैं दूं, इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि मुझे IMF के पास जाना पड़ा, मैं खुदकशी कर लूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं अगर मैं इख्तिदार में आया तो फिर मैं भी IMF के पास जाऊंगा। तो अब ये लोग, कौम को नजर नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वो क्यों कह रहे हैं कि मैं IMF के पास जाऊंगा? इसलिए कि अमेरिका को बता रहे हैं कि आप जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं IMF में, उसमें मैं आपके साथ हूं। तो ये वो खेल है मौजूदा हुकूमत के लिए भी, तमाम पार्टियों के लिए, सियासतदानों के लिए, मीडिया के लिए, अशराफिया के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए। ये एक साजिश के तहत खेल, अशराफिया का खेल है, अपने इक़्तिदार के लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए। और कौम उन झगड़ों में निकली, जेल जाओ, जेल से बाहर निकलो, उन्हें क्या मिलने वाला है? कौम अपने आप का सोचे, 23 करोड़ अवाम अपना सोचें, अपने जौहरी प्रोग्राम को सोचें। भारत की मिसाल देखें, बांग्लादेश की मिसाल देखें, कोई मामूली बात नहीं कि 7% भारत, 25%, ये सोचने की बात है जनाब। ठीक है अमीर अब्बास साहब, क्या सियासी जमातों को ये अंदाज़ा ही नहीं है या वो सोचते ही नहीं है कि आम आदमी के लिए कुछ करें? जो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जो एदाद व शुमार सामने रखे, उससे तो बाजार ये लगता है कि ना मौजूदा हुकूमत को कोई परवाह है, ना अपोजिशन को कोई परवाह है। वो हर हाल में सियासी बहरान जारी रखना चाहते हैं। पहले माजी में अपोजिशन जो थी, आज की हुकूमत वो बहरान पैदा कर रही थी, आज इमरान खान साहब बहरान पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी खौफनाक सूरत हाल रखी है मैशत की। देखें, ये फैसला करना कि कौन बहरान पैदा कर रहा है और कौन बहरान में ज़्यादा हिस्सा डाल रहा है, ये एक लंबी बहस है। बहरहाल दोनों तरफ से इसके आर्गूमेंट्स मौजूद हैं कि इमरान खान ज़्यादा बहरान पैदा कर रहे हैं या हुकूमत ज़्यादा बहरान पैदा कर रही। दोनों तरफ इसके आर्गूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बहरहाल मामलात को संभालने के लिए, हिकमत के लिए, दानाई के लिए ज़्यादा आयद होती है बनिस्बत ऑपोजिशन के। ऑपोजिशन देखिए किसी भी मुल्क में, आप सिविलाइज डेमोक्रेसी में भी अगर जाएं तो चलें, एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है, अगर आप सिविलाइज जमहूरियत में भी जाएं तो वहाँ पर भी ऑपोजिशन जो होती है उसको वॉच डॉग कहा जाता है। वो तंग करती है हुकूमतों को, वो एहतजाज भी करेगी, मुखालफत भी करेगी। अभी भी इस वक्त हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं मलिक साहब, तो फ्रांस जैसी दुनिया की सुपर पावर में और दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। वहाँ के सदर ने पेंशन रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाए। 50 लाख लोग, ये मामूली नहीं है, 50 लाख लोग 4 दिन पहले फ्रांस की सड़कों पर थे। ये एहतजाज ये पूरी दुनिया में होता है। ऑपोजिशन की एहतजाजी सियासत, मुजाहमती सियासत पूरी दुनिया में होती है। हमारे यहाँ इस पे बहस हो सकती है, लेकिन अमीर अब्बास साहब, मईशत के हवाले से जब फैसले करने पड़ते हैं तो हुकूमतें और अपोजिशन मिलकर कम से कम ऐसे बड़े फैसले करती हैं जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचता है। हमारे यहाँ तो आम आदमी की सुनी नहीं जाती। फ्रांस जैसे मुल्क में, यूके में, वहां तो आम आदमी के मसाइल हल कर दिए जाते हैं, उस पर तवज्जो दी जाती है। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर जिनके बारे में तय हो जाता है उन मुल्कों के अंदर कि ये इश्यूज ब्लैक एंड व्हाइट में रखे जाएंगे, ये ग्रे एरिया में नहीं रखे जाएंगे। उनमें से एक मईशत भी है। हमारे यहां मईशत को ग्रे एरिया में रखा गया है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रखा गया, इसीलिए मईशत के ऊपर सियासत होती है। लेकिन अगर हम ये देखें मलिक साहब के क्या ऑपोजिशन ताउन कर रही है, हुकूमत के साथ नहीं कर रही, तो हुकूमत का रवैया देखें। अब तक वो 30 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान के खिलाफ है। आज
तहकीकात शुरू हो गई हैं परवेज इलाही के खिलाफ FIA की। आज ही FIA ने एजाजुल हक के खिलाफ 1.8 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू कर दिया है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब का केस खोल दिया है। मुनिस इलाही के खिलाफ नैब का केस खोल दिया है। अली अफजल साई को तलब कर लिया गया है। इमरान खान के ऊपर जो है उसको नाहल हो चुका है तोशाखाना केस में। सो एक यकतरफा तौर पे सारी कार्रवाई हो रही, अपने केसेस नैब के खत्म, इमरान खान के केसेस नैब के शुरू हो गए हैं। अब फिर आप उससे किस ताउन की तवक्को कर रहे हैं? ताउन का कोई अंदाज होता है ना? क्या ये तारीख वैसी नहीं दोहराई जा रही कि मालम जबर का केस खत्म, KPK के केसेस खत्म और शाहिद खकान अब्बासी साहब, साद रफीक साहब, मिफ्ता इस्माइल सब जेल में, वही तारीख नहीं दोहराई जा रही? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी अपने लिए फायदे हासिल किए होंगे, इन्होंने भी अपने लिए किए, लेकिन उनके दौर में फिर भी आप ये देखें कि जहांगीर तरीन के केस में उन्हीं के दौर में पाकिस्तान में पहली दफा शुगर माफिया, ये जो इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स 80 से ज्यादा जो कार्टल बना हुआ है, उनके कट्ठे छट्टे उसी दौर में खुले। अलीम खान उन्हीं के दौर में, उनके सीनियर सूबाई वजीर थे, उन्हीं के दौर में गिरफ्तार हुए। सिफ्तैन खान जो आज स्पीकर पंजाब असेंबली है, इमरान खान के हल्के से मियां वाली, उन्हीं के दौर में गिरफ्तार हुए। उनके दौर में भी उनके कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन हुए। इस दौर में तो उनका कोई बंदा पकड़े नहीं जा रहा हुकूमत का, सारे के सारे इमरान खान के, परवेज इलाही के, शेख रशीद के। बात ताउन की है। ताउन कैसे होगा? ताउन के लिए कोई जेस्चर तो देना, हुकूमत जेस्चर दे, हुकूमत साफियों को बीच में शामिल कर ले, हुकूमत और मुल्क के दानिशवर तबकों को शामिल करे, इमरान खान की तरफ रीअप्रोचमेंट करे कि आए इसमें। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी बात की थी, जरदारी साहब ने भी एक अच्छी बात की थी इमरान खान के दौर में कि आए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। वहां इमरान खान गलत थे, उन्होंने उस चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, वहां वो गलत थे। आज ये गलत है। आज इनको चाहिए था कि अगर आपने इमरान खान को साथ बिठाना है तो कोई उसको सॉफ्ट कॉर्नर तो देना। आप तो उसके गर्दन छोड़ते हैं तो उसका जो है वो लक पकड़ लेते हैं, लक छोड़ते हैं तो कोई और से पकड़, भाई उसको। ठीक है, प्रोग्राम जो कि बिल्कुल खत्म होने वाला है, डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल मुख्तसरन अगर आप हमें ये बता सकें कि IMF के साथ मामलात सेटल हो गए हैं, हो जाएंगे, हमें किस्त मिल जाएगी? 100% हमें किस्त मिल जाएगी। उसके बाद दोस्त ममालिक से भी कई अरब डॉलर मिल जाएंगे, IMF से भी मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएगा, रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, बुरानी कैफियत खत्म हो जाएगी, बाकी मुश्किलात परेशानियां बरकरार रहेंगी और महंगाई बढ़ती रहेगी। लेकिन ये बुरानी कैफियत जो आज है ना कि खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो गया, LC नहीं खुल रही, ये चीज़ जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन मईशत में बेहतरी की बात जो है वो सिर्फ धोखा होगा। ये सही है कि पैसा मिल जाएगा हमें यकीनन, मगर मैं जो आपसे बात कर रहा था साहब, अमीर अब्बास साहब, मजहर अब्बास साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।